माननीय डॉक्टर गोंदावले साहेबांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन झालेला आहे। नाही थांबा 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 2 मिनिट थांबा। एक मिनिट हाँ यानंतर लाडके खासदार माननीय जलील साहेब, माननीय अध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माननीय नितीन पाटील साहेब, महापारिषदचे मुख्य अभियंता माननीय भोपळे साहेब, तसेच महावितरणचे मुख्य अभियंता माननीय खंदारे साहेब यांच्या या सर्वांच्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमाचं दीप प्रज्वलन झालेलं आहे। कुठल्याही कार्याची सुरुवात ही दीप प्रज्वलन करून करायची असते आणि ते मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी झालेलं आहे। थँक्यू थँक्यू। त्यांनी ढाकणे ताईंचा साडी देऊन त्यांचं स्वागत करावं। जाहिर साहब हाथ लगाइए ना। जेबा महेब अब्दुल हमीद 12वी, डिप्लोमा विशाखा विष्णू नागे, स्नेहल अनिल पोफळे, दीपक शिवराम लटपटे, रोहित जयसंतोष आहेर, शेख सिद्दीक शेख सादिक, शेख अब्रार सलीम, वैष्णवी जयदीप गावंडे, प्राजक्ता अनिल पाटील। कृपया या डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांना विनंती आहे, कृपया आपण लवकर या। पालकांनी थोडस बाजूला थांबा आणि पाल्यांचा चांगल्या प्रकारे सत्कार होऊ द्या, फोटो सेशनही होऊ द्या। इधर इधर देखिए। पदवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा या सभेचं महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार सहकारी पतसंस्था मर्यादित मराठवाडा औरंगाबाद या संस्थेला पाहता पाहता 32 वर्ष झाले। या 32 वर्षाच्या आज लॉकडाऊनचं नेम आणि सहकार क्षेत्राने जी मुदत दिलेली आहे आणि त्या मुदतीमध्ये जी मर्यादा 200ची ठेवलेली आहे ते अधीन राहून सोशल डिस्टन्सचं पालन करून सॅनिटायझर सर्व काही आपण उपयोगात आणून आणि आपण या कार्यक्रमासाठी आपल्या या शहराचे नवे जिल्ह्याचे लोकप्रिय आदरणीय खासदार साहेब सन्माननीय सय्यद इम्तियाज जलील साहेब या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी उष्मित आहे आणि उद्घाटक म्हणून जे की आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की मिनी मंत्रालयातून ज्याला जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणतात त्या मिनी मंत्रालयाचे सन्माननीय CEO आणि आपले सहव्यवस्थापकीय संचालक गोंदावले साहेब डॉक्टर गोंदावले साहेब आणि या कार्यक्रमासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील साहेब, मुख्य अभियंता महावितरण कंपनी सन्माननीय गुजन खंदारे साहेब, महापारिषदचे मुख्य अभियंता सन्माननीय श्रीराम भोपळे साहेब, व्यासपीठावर या केंद्रीय नेतृत्व आमचं जे सन्माननीय RP थोराजी, ताराचंद कोलेमावा, आपल्या राधेश्याम शर्मल्लो, आप या संस्थेचे चेअरमॅन तथा कोषाध्यक्ष कैलास दौरकरजी, संतोष वाघमारेजी आणि या सूत्रसंचालन करणारे आमचे उपसचिटणीस संचालक सन्माननीय श्रावण कोंडुरकरजी आणि अध्यक्ष
कैलास गोरकरजी, उपाध्यक्ष जय संतोष आहेर पाटील आणि सचिव विश्वंभर लोखंडे पाटील, संचालक मंडळ तथा भगिनी संचालिका, आज या कार्यक्रमासाठी मान्यवर सर्व आपण पत्रकार बंधू आणि या संस्थेचे सर्व सन्माननीय सदस्य, सेवानिवृत्त आणि बाळगोपाळ या सर्वांचं मनापासून महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगारच्या सहकारी पतसंस्थेच्या या 32वी सर्वसाधारण वार्षिक सभेस आपण उपस्थित आहात. या सर्वांचं मनापासून स्वागत करू. आणि यावेळेस प्रथमच आम्ही संघटनेचं कोणतंही निवेदन माननीय खासदार साहेबांसमोर ठेवलं नाही, कारण की आज फक्त वार्षिक सभा आहे आणि वार्षिक सभा असल्यामुळे या संस्थेविषयीही बोललं पाहिजे. कारण माननीय खासदार साहेब हे आपल्याला नेहमी आपल्यासाठी आमदार महोदय असल्यापासून किंवा सर्वात महत्त्वाचं की पत्रकार बंधू म्हणून जेव्हा या संघटनेच्या विषयी आम्ही आवाज उठवलं, चाहे ते लोकमतमध्ये असतील, लोकमत टाइम्समध्ये असतील किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामध्ये असतील, साहेबांनी निश्चितरित्या या संघटनेला नेहमीच संघर्षास किंवा लोकशाही मार्गास जो काही प्रश्न आम्ही मांडतो त्याला न्याय दिलेला आहे. आणि आमदार महोदय म्हणून 5 वर्ष सुद्धा साहेबांनी आमच्या या शहराचं तांत्रिक कामगारांच्या प्रश्नासाठी, चाहे ते GTL असो किंवा इतर प्रश्न असो, त्या सर्वांमध्ये आग्रही भाग घेऊन साहेबांनी सोडवलं. त्याबद्दल मी टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करू इच्छितो. आपण स्वागत करूया. आणि या ठिकाणी या संस्थेविषयी थोडक्यामध्ये भूमिका मांडे. या संस्थेला जे आज आपण पाहतो की 89-90 मध्ये ही संस्था स्थापन झाली. स्वतःची या संस्थेने इमारत मध्यवर्ती अशी ठिकाणी खडकेश्वर या ठिकाणी उभी केलेली आहे बँकेच्या सहाय्याने. आणि पाहता या 12 लाख रुपयाचं कर्ज मर्यादा सुद्धा या बँकेच्या माध्यमातून घेऊन करत आहे. आपले मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमॅन नितीन पाटील साहेबांनी या कॅश क्रेडिटच्या नावाखाली 3 कोटी किंवा 4 कोटी मंजूर करून ठेवलेले आहे. पण आपली संस्था जवळपास 80 लाखच घेते, अजून घेत नाही, कारण की सहबळावर चालवण्याचा ते प्रयत्न करत आहे. आणि विमा 12 लाखाचं याने विमा उतरविलेला आहे. म्हणजे आपण 12 लाख रुपये कर्ज देतो, कर्जाची दुर्दैवाने काही झालं, घटना घडली तर परतफेड न झाल्यास त्या 12 लाखाचा इन्शुरन्स आपली संस्था करून घेते. म्हणून की कुटुंबाला त्रास नको, कुटुंबाकडे आपलं 12 लाख रुपयाचं मागणी करणे उचित नाही जेव्हा एखादा पुरुष घरचा गेला. म्हणून 12 लाख रुपये हे इन्शुरन्सच्या माध्यमातून आपली संस्था रिकवर करते. अगर अपघाती मृत्यू नाही झालं तर आपल्या संस्था 1 लाख रुपये कामगार कल्याण निधीतून देते, जे आता धनादेश आपण दिलेला आहे. 20 हजार रुपये आहे तात्पुरती शैक्षणिक कर्ज आहे. आणि विशेष म्हणजे की आपल्याला 2 पाल्य पर्यंत जे 5,000 रुपये प्रत्येक एक पाल्याला आपण देतो. कन्यादानासाठी 5,000 रुपये देतो. म्हणजे योजना अनेक भेटवस्तू आपण प्रत्येक वर्षी देतो. आता मान्यवरांच्या हस्ते जो गालिछाचं प्रकाशन उद्घाटन मान्यवरांनी केलं, हे सर्व सन्माननीय सदस्यांना गालिछा प्रत्येक सभासदांना भेट मिळेल. आज या ठिकाणी काही पावसामुळे अभावामुळे ज्या सध्या जालंधर म्हणून पार्सल आपला निघालेला आहे, वाटेमध्ये काही अडचण आहे पावसामुळे, पण येत्या 2 दिवसामध्ये ते पार्सल पोहोचेल. सर्वांना मध्यवर्ती कार्यालय आपल्या संघटनेच्या संस्थेच्या कार्यालयामध्ये सर्व मान्यवर सदस्यांना दसऱ्याला जसं आपण डिव्हिडंड वाटप करतो दसऱ्याच्या मुहूर्तावर, तो दसऱ्याच्या मुहूर्तापर्यंत सर्वांना जो आपला गालिछा आपापल्या सभासदांनी नोंदणीप्रमाणे घेऊन जावा असं संचालक मंडळाच्या वतीने विनंती केलेली आहे. तो आपल्याकडे मी पोहोचवत आहे. दुसरं जे आहे संस्थेच्या मुलाबाळांच्या 4थी ते आपल्या ग्रॅज्युएशन पर्यंत हे सर्व आपण पाहिलं. मेरे मित्र अध्यक्ष औरंगाबाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक नितिन पाटिल साहब, चीफ इंजीनियर्स भुजंग खंदारे साहब, श्रीराम बोपड़े से, इस पद संस्था के अध्यक्ष कैलास गोरकर साहब, जय संतोष आहेर साहब, विश्वंभर लोखंडे साहब और हमारे बहुत ही करीबी ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी साहब। मुझे आज 7 बजे अपनी पत्नी के साथ एक कार्यक्रम के अंदर जाना था और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज क्या बहाना बनाऊंगा और अचानक फिर
ये घोषणा की गई कि जो गिफ्ट्स बच्चों को और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं, उसमें से एक गिफ्ट जो है वो अतिथियों को भी दिए जा रहे हैं। और बहुत अच्छी सी कालीन जो है वो मुझे भी दी जा रही है। मैंने सोचा कि चलिए आज का दिन तो निकल गया। पत्नी चाहे खासदार की हो या कामगार की हो, उसको कैसे खुश रखना अगर समझ में आ गया तो जिंदगी निकल जाती है। लेट क्यों आए पूछने से पहले ही उसके हाथ में ये तोहफा दे दूंगा, मामला खत्म। मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताना चाहूँगा, मेरा ये महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन या पद संस्था के साथ मैं समझता हूँ कि आप 32 साल के हैं, लेकिन मेरा आपके साथ संबंध 30 साल का है। मैं 1991 में लोकमत में एज रिपोर्टर बोलकर ज्वाइन किया था। इन 30 सालों के अंदर मैंने दुनिया बदलते देखा है, लेकिन 30 साल पहले जहीर भाई जैसे थे और वो कैसे है मुझे समझ में नहीं आया। 5 साल के अंदर हमारा क्या असर होता है ये नितिन पाटिल साहब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और आपके अंदर ये ऊर्जा कहाँ से आती है। और ये कला मेरे हिसाब से ये इस पद संस्था के अंदर ही है कि एक पत्र के नाम के ऊपर इतने बड़े बड़े दिग्गजों को आप जमा कर लेते हैं, और उनमें ऐसे भी दिग्गज है जो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास से पैसा लो करके। और एक हम है कि 2 साल से हमारी निधि ही बंद कर दी गई, इसलिए ज़हीरुद्दीन साहब ने अपने भाषण के शुरुआत के अंदर ही ये कह दिया कि हम खासदार साहब को कोई अपनी मांगनी का निवेदन देने नहीं वाले, क्योंकि उनको खुद मालूम है कि मैं खुद मांगता फिर रहा हूँ प्रधानमंत्री से कि हमारी निधि शुरू करिए, खासदार निधि। एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसको आप पद संस्था कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार सरकारी पद संस्था। मैं चाहूँगा ज़हीर भाई कि इसका नाम महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार परिवार रखें, क्योंकि कोई परिवार का सदस्य ही अपने अपने सदस्यों के बारे में इतनी चिंता करता होगा कि कोई अगर मर गया, किसी की जान चली गई, तो उसके परिवार वालों की भी थोड़ी मदद होनी चाहिए। जिनके बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, जब अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी मदद करना। अगर किसी परिवार के अंदर कोई बच्ची पैदा हो जाती है तो उसकी भी मदद करना। अगर किसी सदस्य के परिवार के अंदर शादी है तो उसकी भी मदद करना। ये शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई पद संस्था नहीं होगा जो आपका पद संस्था ये काम कर रहा है। और एक परिवार की तरह आप लोगों ने इसको संभाल कर रखा है। इतने सालों तक आप इसे कामयाबी के साथ चला रहे हैं, तो मुबारकबाद के हकदार ये पूरी पद संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। मैं एक बात जो सच्ची है, थोड़ी कड़वी है, वो बताना जरूरी समझता हूँ कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब हम जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स है उनका हम प्राइवेटाइज करेंगे। और ये एक केंद्र सरकार की भी ये पॉलिसी है कि जितने भी सरकारी जो दफ्तर है उसको प्राइवेट हाथों के अंदर देने का पूरी तरह से ये फैसला कर लिया गया है। और ये दुर्भाग्यवश कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, वरना क्या वजह है कि इंडिगो एयरलाइंस प्रॉफिट में रहती है, स्पाइस जेट प्रॉफिट में रहती है, किंगफिशर प्राइवेट में प्रॉफिट में रहती है, सिर्फ एयर इंडिया घाटे में रहती है। कहें कि एयर इंडिया को हम प्राइवेटाइज कर दो। जियो प्रॉफिट में रहता है, वोडाफोन प्रॉफिट के अंदर रहता है, एयरटेल प्रॉफिट के अंदर रहता है, सिर्फ बीएसएनएल घाटे के अंदर रहता है, उसको प्राइवेटाइज कर दो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बल्कि हमारे औरंगाबाद शहर ने तो हद ही पार कर दी थी कि हमारे पास का पानी भी प्राइवेटाइज करने के लिए चले थे। ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में है तो पानी का पूरा ठेका दे दिया जाएगा कि देश का एकमात्र एक ऐसा शहर होने वाला था
कि जहां पर हम पूरे पानी का ठेका ही एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने वाले थे। मुझे याद है अच्छी तरह से, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, एक मीटिंग मुंबई के अंदर लगाई गई थी और ये बताया गया था कि साहब इसका विरोध जो है वो औरंगाबाद के आमदार बहुत जोरों से कर रहे हैं। तो उस मीटिंग के अंदर मुझे मंत्रालय के अंदर बुलाया गया था नितिन भाई। तो वो प्राइवेट कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उसमें ज्यादातर अधिकारी जो थे वो IAS ऑफिसर्स थे या जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके उस कंपनी को ज्वाइन किया था। उनके साथ मीटिंग चल रही थी और उन्होंने पूरा मुझे बताया कि साहब औरंगाबाद को क्यों ये प्राइवेटाइज करने की जरूरत है करके। मैंने पूरा सुना और मैंने मुख्यमंत्री साहब से पूछा कि साहब कि आखिर में पानी खुद का तैयार करने वाले हैं या कहां से लाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा नहीं, अपना खुद का पानी तैयार करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और हमको देने वाले हैं या कहां से लाने वाले हैं? तो नहीं, कहा जायकवाड़ी से लेके आने वाले। तो मैं बोला सर अगर जायकवाड़ी से ही लाने वाले हैं तो ये प्राइवेट के लोगों के हाथ में क्यों दी जा रही, ये हम क्यों नहीं चला रहे? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारी अधिकारी विधानसभा के सामने आंदोलन करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट आंदोलन करता है ये मानने के लिए कि साहब हमको फुकट की पगार दी जा रही है, हमारे पास कोई काम नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो पानी के अंदर काम करने वाला, वो कह रहा है कि मुझे पैसा फुकट का दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने आंदोलन किया विधानसभा के सामने जब मैं आमदार था, तो हमने कहा कि साहब ये एनजेपी से क्यों नहीं करवाते थे। मैंने 7 साल पहले ये घोषणा की थी कि शहर के अंदर मैं पानी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दूंगा और मैंने वो नहीं होने दिया। आखिर 7 साल लग गए लड़ते झगड़ते, ये काम आज हम एनजेपी के जरिए करवा रहे। अगर 7 साल पहले ये सुन लिया होता, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं देखी जाती, तो आज हमारी माताओं बहनों को जो पानी के लिए इतनी तकलीफें उठानी पड़ती तो वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और ये बहुत मुझे खराब लगता है। राजनीति सिर्फ 5 सालों के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति इलेक्शन के वक्त जिसको जहां जाना है जाना चाहिए, लेकिन जब विकास के मुद्दे की बात आती है, अगर मेरे जिले से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो 150 एकड़ के ऊपर आने वाली थी, अगर वो यहां से उठाकर अगर कोई पूना लेकर चले जाता है, तो मैं ये उम्मीद करता था कि पूरे औरंगाबाद की जनता पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी और लड़ेगी। हमको कुछ मामलों के अंदर पश्चिम महाराष्ट्र से सीखने की जरूरत है। जब विकास के मुद्दे की बात आती है तो सभी राजनीतिक पक्ष भूल जाते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी से तुम्हारा ताल्लुक है। सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। लेकिन हमारी जब बात आती है मराठवाड़ा की, तो हम राजनीतिक पार्टियों के अंदर बढ़ जाते हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ ही बातें करना शुरू कर जाते हैं। 150 एकड़ के ऊपर अगर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस इलाके के अंदर आएगी तो आज मराठवाड़ा को इसकी जरूरत है, वो हमारे पास होनी चाहिए। मुझे डर है और मेरा डर कहीं यह हकीकत ना बन जाए कि आज सरकार की जो कोशिश है ये आपके भी इस डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने की। अगर ये प्राइवेटाइज अगर हो जाएगा तो आज जो किसानों के लिए, मैं खुद मानता हूं, मैं खुद ये मानता हूं कि रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन इस रिकवरी की अगर नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार है जो आज आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि रिकवरी करो। आज किसान अगर बिल नहीं भर रहा है, व्यापारी अगर बिल नहीं भर रहा है, तो उसको मालूम है कोई ना कोई एक राजनीतिक पार्टी खड़े रहेगी और ये मांग करेगी कि हम इनका बिल माफ कर रहे हैं। तो इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल कोई खड़े रहेगा और ये मांगनी करेगा। और ये हमारे पास ये सियासत, हमारी राजनीति इसी इसके ऊपर रही है। एक पार्टी ने 35,000 करोड़ रुपए की माफी कर दी, तो दूसरा जब आता है तो उसके ऊपर दबाव डाला जाता है कि तुमको भी चुनाव में आना है, माफी कर दो, तो वो भी कर देता है। तो हमारी ये एक सिस्टम के अंदर जो खराबी थी, उसी का नतीजा है कि आज हमारे पास कोई बिल भरने के लिए तैयार नहीं। आप सिर्फ लाइट की बिल की क्यों बात कर रहे हैं? औरंगाबाद के अंदर महज 40% के लोग हैं जो ईमानदारी से प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। उनको अच्छा रोड भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, उनको स्ट्रीट लाइट भी चाहिए, उनको ड्रेनेज की सुविधा भी चाहिए। ये 60% कौन लोग हैं?
ये 60% वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट इसलिए नहीं हुआ कि जब महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी वहां असेसमेंट करने के लिए गए तो किसी आमदार ने फोन कर दिया, किसी खासदार ने फोन कर दिया, किसी महापौर ने फोन कर दिया। सवाल ये होता है कि इन 60% की वजह से ये 40% जो ईमानदारी से भर रहे हैं उनको क्यों तकलीफें सहनी पड़ रही? ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के अंदर गलती है। अब हम इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और मैं तो ज़हीर साहब ये साफ कहूंगा, महेश जी हम ये साफ कहेंगे, मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। जहां पर भी बिजली चोरी हो रही है पूरी सख्त कार्रवाई करिए, बिल्कुल करिएगा, क्योंकि चोरी का कोई समर्थन हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं चीफ इंजीनियर साहब से कहूंगा कि 2 साल सबको पता है कि कारोबार बंद थे, हर कोई परेशान है। अब मैं खुद मेरे जिले का दौरा करके आया हूं। अतिवृष्टि की वजह से जो किसानों का इतना नुकसान हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहां पर कभी खेत हुआ करता था, यहां पर कभी कोई फसल लगी हुई थी। इतना नुकसान हुआ है। हम जोर जबरदस्ती करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव स्कीम एक इंट्रोड्यूस करिएगा, कुछ सहूलतें उन्हें दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत रिकवर करिए, क्योंकि आपको भी अपना डिपार्टमेंट चलाना है, हमको भी पता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी कुछ सहूलतें दीजिएगा ताकि वो भी ईमानदारी के साथ भर सके। और हम इसके लिए आपको जितना भी हमारा सहयोग लगेगा हम वो देते रहेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये डर है कि सरकार अब MSEDCL को भी प्राइवेटाइज करने के लिए जाएगी और उस वक्त आपकी नौकरी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी आती है तो वो सिर्फ छटनी करने के लिए आती है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये लोग नहीं चाहिए, मुझे वो लोग नहीं चाहिए। आप लोग ईमानदारी के साथ काम करिए, रिकवरी अच्छी करिए, और जब ये प्राइवेटाइजेशन की बात आएगी तब आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर मैं खड़े रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ज़हीर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर गिफ्ट ही देना है तो ऐसे प्रोग्राम हर महीने में एक बार करिए। धन्यवाद। माननीय गोसावी सर यांचा आगमन झालेला आहे, त्याचप्रमाणे एकदा यांच्यासाठी प्रचंड टाळ्या वाजवून साहेबांचं स्वागत करावं। टाळ्या व्हायला नको का? उद्या आपल्यासाठी कोण टाळ्या वाजवेल? यानंतर आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शन